टू ऑल ऑफ यू। आज हम बात करेंगे फोर्थ सेमेस्टर के विज्ञान विषय के बारे में। आज का जो हमारा विषय है, इसमें जो हमने टॉपिक लिया है वह है विद्युत धारा। विद्युत धारा टॉपिक पर चर्चा करेंगे। इसके अंतर्गत सबसे पहले बिंदु पर बात करते हैं विद्युत धारा की परिभाषा और इसके मात्रक के बारे में। जब किसी चालक से होकर आवेश प्रवाहित हो तो विद्युत धारा उत्पन्न होती है। अतः किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। सामान्य शब्दों में आप ऐसे समझ सकते हैं, आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहा जाता है। ठीक है। विद्युत धारा की माप चालक में प्रति सेकंड प्रवाहित आवेश की मात्रा से की जाती है। अगर हम इसका फॉर्मूला बनाना चाहेंगे तो विद्युत धारा जो जाएगा आवेश समय, यानी आवेश और समय के अनुपात को हम क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। इसका मात्रक बन गया एम्पियर। अतः आवेश प्रवाह की दर विद्युत धारा कहलाती है। इसका मात्रक क्या होता है, एम्पियर। एक एम्पियर क्या होगा, एक कूलाम बटे सेकंड। यदि विद्युत आवेश के प्रवाह की दर 1 कूलाम प्रति सेकंड हो तो धारा का मान 1 एम्पियर होगा। विद्युत धारा के प्रकार, विद्युत धारा दो प्रकार की होती है, एसी और डीसी। आप लोग जानते होंगे। पहले बात करते हैं डीसी के बारे में। ऐसी धारा जो केवल एक ही दिशा में प्रवाहित हो दिष्ट धारा कहलाती है, डायरेक्ट करंट जिसको आप बोलते हैं। विद्युत सेल दिष्ट धारा देते हैं। टॉर्च, ट्रांजिस्टर, कैलकुलेटर आदि सेल दिष्ट धारा से चलते हैं। सेकंड है प्रत्यावर्ती धारा। ऐसी धारा जिसकी परिमाण और दिशा समय के साथ बदलते रहते हैं तथा एक निश्चित समय के बाद उसी दिशा और उसी परिमाण के साथ पुनरावृत्ति होती है, प्रत्यावर्ती धारा कहलाती है। ठीक है। घरों में पंखा, बल्ब, हीटर, फ्रिज, टेलीविज़न आदि प्रत्यावर्ती धारा से चलते हैं। ये एसी करंट है, ये डीसी करंट है, डायरेक्ट करंट, और ये अल्टरनेट करंट। नेक्स्ट बात करते हैं विद्युत धारा के स्रोत के बारे में। आधुनिक जीवों में विद्युत बहुत ही महत्वपूर्ण एवं आवश्यक संसाधन है। घरों, अस्पतालों, कार्यालयों आदि सभी स्थानों पर विद्युत के ढेरों यंत्र लगे रहते हैं। विद्युत आपूर्ति बंद हो जाने पर जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। कई महत्वपूर्ण कार्य बाधित हो जाते हैं। आजकल विद्युत जनरेटर की व्यवस्था भी होती है। ये वैकल्पिक हमारे पास एक सोर्स रहता है विद्युत धारा का। अच्छा, विद्युत धारा के सोर्स की अगर बात करें तो ये जो सोर्स हैं वो दो प्रकार के हैं, सेल और जनरेटर। ठीक है। इनका अपना पर्सनल डिटेल के बारे में भी बात करते हैं। सेल के बारे में पहले समझते हैं, फिर जनरेटर के बारे में बात करेंगे। तो सेल जो होते हैं सामान्य तौर पर दो प्रकार के होते हैं, प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल। प्राथमिक सेल के भी अपने कुछ विभाजन किए गए हैं, जैसे लेक्लांसे, डैनियल सेल, वोल्टियर सेल, शुष्क सेल। द्वितीयक सेल में सीसा संचायक सेल प्रमुख है। इसके बारे में इसमें डिस्कशन भी किया गया है। और नीफे सेल एक एग्जाम्पल इसका नीफे सेल भी है। इस अध्याय में जो कुछ इनमें से सेल महत्वपूर्ण है उनके बारे में आपको मैंने आगे इसमें लिखा हुआ है, वीडियो में बताया भी गया है, जानकारी भी दी गई है उसके बारे में। उन पर चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं लेक्लांसे सेल की। लेक्लांसे सेल में विद्युत अपघट्य के रूप में विलयन का उपयोग किया जाता है। शुष्क सेल में जस्ते के पात्र में अमोनियम क्लोराइड, स्टार्च और मैदे की बनी हुई लुगदी या जेली होती है। जस्ते का पत्र जो बर्तन होता है, पात्र, वो ऋणात्मक विद्युताग्र का कार्य करता है। लेक्लांसे जो सेल है इसको लेक्लांसे नाम से एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने बनाया है ना। और बाकी आपको डायग्राम से जैसे चीज़ें समझ आ रही होंगी, इसमें ये कार्बन की एक छड़ लगी हुई है, एक छड़ ये वाली जस्ते की, जिंक की है ना, Zn। और ये अमोनियम क्लोराइड का सॉल्यूशन इसके अंदर भरा गया है, सरंध्र बर्तन, जिससे कि आर पार जो है जा सके। MnO2 मैग्नीशियम ऑक्साइड और कार्बन का चूड़ भी भरा गया है इसके अंदर। ठीक है। इसी तरीके से नेक्स्ट है डैनियल सेल। वोल्टियर सेल के सिद्धांत का उपयोग करके वैज्ञानिक JF डैनियल ने
1836 में एक अन्य सेल का निर्माण किया, इसे खोजकर्ता के नाम पर डैनियल सेल का नाम दिया गया। ठीक है, वो लेक्लांसी ने किया था, उसको लेक्लांसी नाम दिया। डैनियल सेल में तांबे का एक पात्र होता है जो एक धनात्मक विद्युत के समान कार्य करता है। बाकी आपको चित्र की सहायता से आप समझ सकते हैं। ये बर्तन जो है वो तांबे का है, सरंध्र इसके अंदर एक बर्तन रखा हुआ है। ठीक है, ये कॉपर सल्फेट का घोल भरा गया है इसके अंदर, और जो ऊपर की साइड में अगर आप देख रहे हैं तो ये जो है कॉपर के रबे रखे हुए हैं यहाँ पर, कॉपर सल्फेट के ही, और हल्का गंधक अम्ल भरा गया है इसके अंदर, H2SO4। नेक्स्ट बात करते हैं वोल्टी सेल के बारे में। इटली के वैज्ञानिक वोल्टा द्वारा सन 1790 में विद्युत धारा प्राप्त करने की दिशा में सार्थक प्रयास किया गया। उन्होंने खोजा कि जब अलग अलग धातुओं की दो पट्टियाँ या छड़ें अम्लीय घोल में डुबोई जाती हैं तो इन दोनों छड़ों को जोड़ने वाले तार में धारा प्रवाहित होने लगती है। ये भी एक इसका एग्जाम्पल है सेल का, है ना। नेक्स्ट है शुष्क सेल। शुष्क सेल से आप भलीभांति परिचित हैं। सामान्य तौर पर रेडियो, ट्रांजिस्टर, टॉर्च, घड़ी, खिलौने आदि में उपयोग होने वाली सेल शुष्क सेल कहलाते हैं। फ्रांसीसी वैज्ञानिक जॉर्ज लेक्लांसी ने 1866 में इस सेल का निर्माण किया था। वास्तव में शुष्क सेल लेक्लांसी द्वारा बनाए गए लेक्लांसी सेल का ही एक सुधरा हुआ और थोड़ा उन्नत किस्म का रूप है ना। ये जो अपने घरों में यूज होते हैं रेडियो वगैरह के सेल, उस तरीके का। नेक्स्ट है सीसा संचायक सेल। इस सेल में कांच, कठोर रबर या प्लास्टिक का एक बर्तन होता है जिसमें तनु सल्फ्यूरिक अम्ल भरा रहता है। इसमें शीशे की दो प्लेटें डूबी रहती हैं। आवेशन के पश्चात शीशे की एक प्लेट एनोड की तरह कार्य करती है जबकि दूसरी प्लेट कैथोड की तरह कार्य करने लगती है। इस सेल से प्रबल धारा अधिक समय तक प्राप्त की जा सकती है, इसलिए ये एक महत्वपूर्ण सेल भी है ना, सामान्य प्रयोग में लाया जाने वाला। नेक्स्ट हम बात करते हैं जनरेटर की। जनित्र। जब जनरेटर की आर्मेचर कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में घुमाते हैं तब कुंडली में विद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है जो स्लिप रिंग तथा कार्बन ब्रश की सहायता से बाहरी परिपथ में प्रवाहित होने लगती है। जनरेटर में यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा के रूप में परिवर्तित की जाती है। विद्युत पावर स्टेशनों में विद्युत उत्पादन हेतु बड़े आकार के जनरेटर लगाए जाते हैं। पावर स्टेशनों पर जनरेटर को चलाने के लिए जल ऊर्जा तथा भाप ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है। विद्युत पावर स्टेशनों से दुकानों, घर कारखानों तक विद्युत जो है तारों द्वारा भेजी जाती है। विद्युत पावर स्टेशन से जनरेटर वगैरह और इनका प्रयोग करते हुए इसको हमारे घरों तक एल्युमिनियम के तारों से ट्रांसफार्मर की सहायता से उच्च वोल्टता के माध्यम से कंट्रोल करते हुए ना, एक खास चीज़ है। जैसे मान लो एक जनरेटर ट्रांसफार्मर यहाँ लगा हुआ है और सेकंड वाला यहाँ लगा हुआ है, तो ट्रांसफार्मर का जो रोल होता है वो क्या होता है कि यहाँ से जितना इलेक्ट्रिसिटी फ्लो है उसको यहाँ तक मेंटेन रखना है ना, अगले वाले ट्रांसफार्मर तक। तो ये काम जो है इसकी सहायता से जो विद्युत जो है विभिन्न स्थानों से हमारे घरों तक या कल कारखानों तक, दुकानों तक पहुंचाई जाती है। विद्युत वाहक बल। विद्युत सेल के दोनों ध्रुवों को धातु के तार द्वारा किसी विद्युत परपथ में जोड़ने पर परपथ में विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। फलस्वरूप पूरे विद्युत परपथ में विद्युत आवेशों का प्रवाह होने लगता है। विद्युत आवेशों के प्रवाह के लिए आवश्यक ऊर्जा विद्युत सेल से प्राप्त होती है। इस प्रकार विद्युत सेल के संपूर्ण परपथ में एक कूलाम आवेश प्रवाहित होने के लिए सेल से जो ऊर्जा प्राप्त होती है उसे हम क्या कहते हैं, विद्युत वाहक बल कहते हैं, है ना। ये लाइन आपको ध्यान रखना है इतना। विद्युत सेल के संपूर्ण परिपथ में एक कूलाम आवेश प्रवाहित होने के लिए सेल से जो ऊर्जा प्राप्त होती है उसे विद्युत वाहक बल कहा जाता है। इसे कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं। और अगर हम जैसे सेल का विद्युत वाहक बल निकालेंगे तो ये कैसे आएगा, सेल से प्राप्त ऊर्जा जूल में डिवाइड करना है संपूर्ण परिपथ में प्रवाहित आवेश कूलाम में। विद्युत वाहक बल का मात्रक जूल प्रति कूलाम या फिर वोल्ट भी कह सकते हो आप इसे ना।
नीचे एक डेफिनेशन है, इसे समझिएगा। विद्युत सेल से विद्युत धारा न लेने की दिशा में सेल के ध्रुवों का विभवांतर अधिक होता है, जिसे सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। विद्युत संबंधित यंत्र यानी धारा वगैरह नापने के लिए तो जो यंत्र प्रयोग किए जाते हैं उनके बारे में यहाँ पे बात की गई है। सबसे पहले बात करते हैं धारा मापी की, गैल्वेनोमीटर। पृथक्कृत तारों तांबे के तारों से बनी एक आयताकार कुंडली 2 किलो की सहायता से एक स्थायी तथा शक्तिशाली नाल चुंबक के ध्रुवखंडों NS के बीच लटकी रहती है। कुंडली के दोनों सिरे संयोजक पेच T1 तथा T2 से जुड़े रहते हैं। कुंडली का विक्षेप पढ़ने के लिए कुंडली के साथ एक संकेतक P लगा रहता है, जो आपको चित्र में दिखाई दे रहा होगा। मीटर है, मतलब जैसे यहाँ पे डिनोट होगी है ना वैल्यू, ये पैमाना आगे पीछे जाएगी ये वाली सुई, तो वो डिनोट होता रहेगा, जो वृत्ताकार पैमाने पर घूमता है। पैमाने का शून्य बीच में होता है, 0 की वैल्यू बीच में, इधर बढ़ते हुए मान है इधर। नेक्स्ट है अमीटर। विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की माप के लिए अमीटर का प्रयोग किसके लिए करना है? विद्युत धारा की माप के लिए। किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? अमीटर का उपयोग किया जाता है। विद्युत परिपथ में अमीटर का संकेत के रूप में, ये अमीटर का सिंबल है ना, कहीं पे अगर इस तरीके से साइंटिफिकली जब लिखा जाता है तो इस तरीके से होगा, चिन्ह से व्यक्त करते हैं। अमीटर के धन सिरे को सेल तथा बैटरी के धन ध्रुव से परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। गैल्वेनोमीटर के समांतर क्रम में प्रतिरोध का तार शंट लगाकर अमीटर बनाया जाता है। ये आपको इसमें डायग्राम में, बाकी चित्र सबके सेम उसी तरीके से चलेंगे। क्या एक पैमाना लगा है, 0 किसी में बीच में होगा, किसी में साइड पे होगा, इसमें 0 साइड से है ना। नेक्स्ट वोल्ट मीटर, ये वोल्टेज नापने के लिए प्रयोग किया जाता है ना। प्रतिरोध की बात करें, जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तब चालक इसके प्रवाह में रुकावट डालता है। चालक का यह गुण, जिसके कारण उसमें प्रवाहित होने वाले आवेश के प्रवाह में अवरोध उत्पन्न हो जाता है, प्रतिरोध कहलाता है। प्रतिरोध परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा की शक्ति को नियंत्रित करता है। इसे विद्युत परिपथ में आर के चिन्ह से दर्शाया जाता है। ये जिगजैग वाली लाइन बनी हुई है ना, इसमें परिपथ के अंदर अगर आप डायग्राम में देखें, ये जो है प्रतिरोध है ना, जहाँ पर इस तरीके से जिगजैग करके लाइन बनाई जाएगी, ये प्रतिरोध कहलाएगा, रेजिस्टेंस बोला जाएगा है ना। ओम का लॉ जो होता है वो प्रतिरोध के लिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं, किसी निश्चित चालक के लिए चालक के सिरों का विभवांतर अगर V है, उससे प्रवाहित होने वाली धारा I है, तो इसका अनुपात जो होगा V/I, ये विद्युत प्रतिरोध कहलाएगा। यानी R = क्या हो गया हमारा, V/I, ये ओम्स लॉ कहलाता है ना। और यहीं से R यानी प्रतिरोध का मात्रक क्या निकल के आता है, ओम, और इसका सिंबल क्या है, ओमेगा। प्रतिरोधों का संयोजन, प्रतिरोधों का संयोजन जो है श्रेणी क्रम में, अगर प्रतिरोधों का संयोजन करते हैं, मान लिया हमने 3 प्रतिरोध हैं हमारे पास, R1 R2 R3 को बिंदु के अनुसार ई सेल से जोड़ते हैं। इस संयोग को श्रेणी क्रम कहा जाता है। इस संयोग में सभी प्रतिरोधों में एक ही धारा बहती है ना, ये वाली बात ध्यान रखिएगा। जब हम श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों का संयोजन करते हैं तो सभी प्रतिरोधों में एक समान धारा बहती है, परंतु उनके सिरों के बीच विभवांतर उनके प्रतिरोधों के अनुसार अलग अलग होता है। और विभवांतर कैसा होता है, अलग अलग। ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस बन गए, यहाँ से समझ लीजिए। कैसे कि अगर मान लो हमने श्रेणी क्रम में प्रतिरोध लगा रखे हैं, ठीक है, तो उस समय प्रतिरोधों में धारा कैसी बहेगी, है ना, ध्यान रखना है हमें, एक समान धारा बहेगी। और विभवांतर कैसा होगा, अलग अलग होगा, यानी उनके प्रतिरोधों पर निर्भर करेगा, जो क्रम से V1 V2 V3 होगा। देखो R1 R2 R3 प्रतिरोध लगे हुए हैं, और उसी के अनुसार उन्होंने V1 V2 V3 विभवांतर लगा दिए, लेकिन धारा क्या रहेगी, हमेशा I रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट डायग्राम में समझते हैं। तो ये डायग्राम इन्होंने बनाया है, 3 रेजिस्टेंस है हमारे पास,
यहाँ चित्र में आपको दिखाई दे रहे हैं 1 2 3, और तीनों के वोल्टेज क्या है, V1 V2 V3। ठीक है, लेकिन अगर आप एक चीज़ देख रहे हैं तो धारा जो फ्लो कर रही है वो यहाँ से आई इंजेक्ट है और आई आउटपुट में। ठीक है, तो धारा कितनी रहेगी, वो एक ही रहेगी, आई। तो ओम्स के लॉ से V इजिकल टू आई आर वाला जो नियम है उससे अगर हम ये बनाएंगे V1 इजिकल टू आई आर वन, V2 इजिकल टू आई आर टू और V3 इजिकल टू आई आर थ्री, है ना, ये हमारा कंसेप्ट निकल के आएगा। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट ऊपर जो आपको दिख रहे हैं ये लिख दिए। अच्छा, इनका जो है सामान्य तौर पर जितने भी विभवांतर इसमें प्रयोग किए गए उन सभी विभवांतर का सम कितना होगा टोटल, मान लिया हमने कि वो V होगा, है ना, कैपिटल V। तो V इजिकल टू क्या हो गया, V1 V2 V3। अब हमने V1 V2 V3 की वैल्यू निकाली, वो यहाँ पुट कर दी, सभी में I कॉमन आ रहा, वो निकाल लिया। इसका मतलब अगर हम एक बात समझना चाहें कि अगर इन सभी R की जगह जैसे V इजिकल टू अगर हमने निकाला आई आर सामान्य नियम से, है ना, तो यहाँ पे V की जगह मैंने आई आर यूज़ कर दिया, तो यहाँ से I से ये I कैंसिल हो गया। क्या निकल के आया रिजल्ट हमारा, R इजिकल टू क्या निकल के आया, R इजिकल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, ये वैल्यू आपको लिख के दिखा दी है। V इजिकल टू आई आर होता है सामान्य जो बेसिक नियम है उससे। ठीक है, तो ये अगर आपने श्रेणी क्रम में लिख रखे हैं, मतलब जोड़े हैं अगर सारे प्रतिरोध, तो उससे क्या आएगा, श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध उन प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है। ठीक है, नेक्स्ट जो दूसरा तरीका हमारे पास प्रतिरोधों को जोड़ने का वो क्या है, समांतर क्रम में जोड़ना। समांतर क्रम में कैसे जोड़ेंगे इनको, तो समांतर क्रम में जोड़ने की अगर बात आती है तो ये चित्र की सहायता से अगर हम समझें तो ये तरीका जो लिखा हुआ है यहाँ पे, ये समांतर क्रम में मतलब एक के ऊपर एक, है ना। और पिछले वाले डायग्राम में क्या हो रहा था कि एक ही लाइन में आ रहे थे, जैसे एक यहाँ लग गया, एक यहाँ लगा हुआ है, एक यहाँ लगा हुआ है, तो ये श्रेणी हो गया, एक ही लाइन में चलना है ना। समांतर क्रम में मतलब एक के ऊपर एक, है ना, जैसे एक एक अलग लाइन है लेकिन सब में एक ही चीज़ फ्लो करना। ठीक है, तो ये जैसे एक यहाँ प्रतिरोध है, एक यहाँ है, एक यहाँ, तो ये समांतर क्रम हो गया। इसको समझते हम 3 प्रतिरोधों R1 R2 R3 को हमने समांतर क्रम में जोड़ा। अच्छा, समांतर क्रम में जोड़ने से क्या होगा, सभी प्रतिरोधों के सिरों के बीच विभवांतर जो होगा वो सेम हो जाएगा, है ना। अब विभवांतर जब सेम हो गया है तो जाहिर सी बात है धारा में परिवर्तन आएगा। देखो रेजिस्टेंस अलग अलग है इनके सभी के, है ना, और विभवांतर सभी का सेम आ रहा है। तो जब विभवांतर सेम आ रहा होगा तो फिर क्या होगा, जब V इसमें फ्लो करेगा, V इसमें फ्लो करेगा, V इसका होगा, तो फिर इनकी I में चेंजेस आएंगे। तो इसलिए ये वाला जो आपका समांतर क्रम में जब आप जोड़ते हैं तो ये डिपेंड करता है I पर। तो इसलिए यहाँ वहाँ पे क्या था, V इजिकल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 से प्रूव कर रहे थे हम लोग, है ना। यहाँ पे I इजिकल टू से प्रूव करेंगे, बाकी फॉर्मूला वही है सेम। तो I इजिकल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। I1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, V अपॉन R1, I2 की V अपॉन RT, I3 की V अपॉन R3। सेम I इजिकल टू V अपॉन R, ये वैल्यू हमने इस साइड पे पुट की और बाकी इक्वल में था, V सभी में से कॉमन आके कैंसिल हो जाएगा और ये आपका रिजल्ट आ गया। अर्थात समांतर क्रम में जुड़े हुए प्रतिरोधों के तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम उन प्रतिरोधों के व्युत्क्रम का योग के बराबर होता है। ठीक है, ये तो हो गई आपकी प्रतिरोधों को जोड़ना। अब बताती है विद्युत सेलों का संयोजन करना। तो विद्युत सेलों का संयोजन जो है वो किस प्रकार से होता है, तो विद्युत सेलों का संयोजन जो 3 प्रकार से किया जाता है, एक श्रेणी क्रम में, दूसरा समांतर क्रम में और तीसरा होता है मिश्रित क्रम में। मिश्रित क्रम में क्या है कि दोनों तरीके से जोड़ सकते हैं आप। तो इनको तीनों को समझते हैं, थोड़ा जानकारी इनके बारे में। पहला है कि n सेलों, श्रेणी क्रम में बात कर रहे हैं ना, n सेलों को जिनका सभी विद्युत वाहक बल जो है वो E है, जिनकी सभी का, तथा आंतरिक प्रतिरोध R है, इसको हमने चित्र के अनुसार जो है श्रेणी क्रम में जोड़ दिया।
इस प्रकार से सेलों को जोड़ने पर प्राप्त धारा का मान जो होगा I इजिकल टू एन ई अपॉन एन आर प्लस कैपिटल आर, जहाँ पे एन क्या है, सेलों की संख्या, ई क्या है, विद्युत वाहक बल, और आर क्या है, उनका प्रतिरोध, आंतरिक प्रतिरोध है ना। अब बात जो आती है कि इनके जो पर्सनल रेजिस्टेंस होंगे स्मॉल आर से जो लिख रखे हैं, ये जो है कैपिटल आर की तुलना में सभी का मल्टीप्लाई भी बहुत छोटा होगा, बहुत इन्होंने ज़ीरो लगभग नगण्य मान लिया उसको। अगर ये नगण्य मान लेते हम, है ना, तो ये जो वैल्यू फॉर्मूला लिखा हुआ है इसमें हमने क्या किया है कि एन आर को ज़ीरो से रिप्लेस किया, तो ये क्या बन गया आपका आई इजिकल टू एन ई अपॉन आर। अराउंड है ये, मतलब कोई फिक्स वैल्यू नहीं होती। जब ज़्यादा कोई छोटे मान हो जाते हैं, यानी 0.0001 आ रहा है मान लो, तो फिर उसका कोई इफेक्ट आएगा नहीं उस पर ना इतना ज़्यादा, तो इसलिए उसको क्या किया है, लगभग शून्य के बराबर मानकर उस चीज़ को रिमूव कर दिया गया। इससे क्या है, अतः जब सेलों का आंतरिक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध की तुलना में बहुत कम हो तो सेलों का को श्रेणी क्रम में जोड़कर अधिक जो है अधिक धारा प्राप्त की जा सकती है। यहाँ पे ये चीज़ सही करना है ना, अधिक धारा प्राप्त की जा सकती है, क्योंकि ये आई फाइंड आउट कर रहे हैं मैं ना। नेक्स्ट बात करते हैं समांतर क्रम में। यहाँ पे मान लो एग्जाम्पल के लिए हमने एम सेल लिए और जिनका सभी को हमने विद्युत वाहक बल जिनका ई है, आंतरिक प्रतिरोध आर है स्मॉल, और बाह्य प्रतिरोध इसमें आर जोड़ा गया है। इस प्रकार से सेलों को जोड़ने पर प्राप्त धारा का मान, ये ध्यान रखना समांतर क्रम में, इसलिए आई इजिकल टू एम ई अपॉन आर प्लस एम आर। अब यहाँ पे आर की वैल्यू जो है वो हमने बहुत बड़ी मान ली है ना, कैपिटल आर से, बहुत कैपिटल आर से आर की वैल्यू जो है वो कैपिटल आर की तुलना में बहुत छोटी है ना, ये बहुत, तो यहाँ पे हमने आर को ज़ीरो लेट किया और ये हमारा हो गया, आर जब ज़ीरो हो गया तो एम कैपिटल आर, इसका वैल्यू भी ज़ीरो हो गया। जब ये ज़ीरो हो गया तो हमारी यहाँ पे जैसे ये वैल्यू लिखी हुई है एम आर, तो अगर हम इसकी जगह पुट करेंगे ज़ीरो तो क्या बचेगा हमारा, आई इजगल टू एम ई अपॉन स्मॉल आर। ठीक है, यहाँ पर स्मॉल आर जो है वो बहुत बड़ा है और आर जो है कैपिटल वाला ये बहुत छोटा है ना। ठीक है, अतः जब सेलों का आंतरिक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध की तुलना में बहुत बड़ा हो तब उन्हें समांतर क्रम में जोड़ना चाहिए। तीसरा, मिश्रित क्रम में प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक बल ई है, आंतरिक प्रतिरोध आर है, चित्र के अनुसार उन्हें जोड़ा गया है। इसमें एन सेल लिए गए हैं, एम पंक्तियां ली गई हैं, है ना, दो तरीके से जुड़ गए हैं वो। तो जब मिक्स है तो उसमें जो है सेल का धारा जो आएगी उसके अंदर वो निकल के आएगी आई इजिकल टू एम एन ई अपॉन एन आर प्लस एम आर। ठीक है, ये फिक्स है। अच्छा, मिश्रित क्रम में बाह्य परपथ में धारा का मान अधिकतम तब होगा जब बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध के समान हो। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे हुए सामने सबके देख लेना। नेक्स्ट आती है विद्युत धारा के प्रभाव की बात। तो विद्युत धारा के जो प्रभाव है वो ऊष्मीय प्रभाव, इसको समझते हैं ऊष्मीय प्रभाव। विद्युत धारा के प्रवाह से किसी चालक में ताप बढ़ने की घटना को विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। जैसे विद्युत बल्ब, कपड़ों पर प्रेस करने के लिए विद्युत इस्त्री या प्रेस का गर्म होना, अंगीठी, पानी गर्म करने की केतली, कमरा गर्म करने के लिए हीटर, ब्लोअर, टोस्टर, बेकिंग ओवन, बाल सुखाने का यंत्र, ये सभी क्या एक तरीके के ऊष्मीय प्रभाव को दर्शाते हैं।
विद्युत बल्ब जो है इसका एक एग्जाम्पल है, सामान्य तौर पे हम लोग सभी जानते भी हैं इसके बारे में डिटेल से। जैसे थोड़ा समझना चाहें तो विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव का उपयोग विद्युत बल्ब द्वारा प्रकाश उत्पन्न करने में किया जाता है। सामान्य बल्ब में टंगस्टन का बहुत पतला तार लगा होता है जिसे तंतु या फिलामेंट कहते हैं। जब बल्ब के तंतु में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तब गर्म होकर श्वेत तप्त हो जाता है, फलस्वरूप प्रकाश उत्पन्न होता है। तंतु का गलनांक 3370 डिग्री सेल्सियस के लगभग होता है, इसलिए यह पिघलता नहीं है ना। बाकी चित्र को जो बल्ब की सहायता का चित्र दिखा रखा है आपको समझने के लिए। नेक्स्ट है चुंबकीय प्रभाव। दो परिनालिका कुंडली लेकर उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करना। कुंडली के सिरों को दूसरी कुंडली के सिरों के पास लाना। इससे क्या होगा कि उन दोनों के सिरों के मध्य एक आकर्षण पैदा हो जाएगा। परिनालिका का जैसे एक चित्र में आपको इसमें दिया नहीं है लेकिन मैं आपको बताता हूँ ना। ये मान लो एक हमारे पास चीनी मिट्टी वगैरह की एक छड़ है, रॉड है ना, जिसके ऊपर हमने तार लपेट दिया कुंडली बना के ऐसे करके। जैसे हीटर वगैरह में होता है उसमें भी एक प्लेट होती है ऐसे करके है ना, तो उसके बीच में ऐसे करके गोल छेद होते हैं तो उसमें वो तार फंसा दिया जाता है। ऐसे ही जैसे रूम हीटर आते हैं तो उसमें रूम हीटर है मान लो हमारे पास ऐसे करके है ना, उसके बीच में ऐसी छड़ें लगी रहती हैं रेड रेड, तो उन पे ऐसे करके ये तार लपटा रहता है। ये तार क्या होता है, गर्म होने पर ऊष्मा प्रदान करता है, हीट देता है ना। तो ये एक तरीके का प्रणालिका का काम करता है। ठीक है, यही चीज़ इसमें बताई गई। चुंबकीय प्रभाव के कारण किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इस घटना को विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। धारामापी की कार्यप्रणाली धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित होती है। रासायनिक प्रभाव क्या है, कुछ द्रवों जैसे नमक का घोल, अम्ल, क्षार का जलीय घोल आदि विद्युत धारा प्रवाहित करने पर विघटित हो जाते हैं और उनमें रासायनिक क्रिया होने लगती है। इस घटना को विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव कहते हैं। इस प्रभाव के द्वारा वैद्युत ऊर्जा का रूपांतरण रासायनिक ऊर्जा में किया जाता है। इसका उपयोग अनेक कार्यों जैसे विद्युत लेपन, धातुओं के निष्कर्षण तथा शोधन में किया जाता है। वोल्टामीटर की कार्यप्रणाली विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव पर आधारित है। फ्यूज़ क्या है, घरों में सामान्य तौर पे हम लोग प्रयोग करते हैं फ्यूज़ का। तो ये फ्यूज़ है क्या, इसके बारे में थोड़ा समझते हैं। जब किसी विद्युत परिपथ में उच्च वोल्टता के कारण प्रबल शक्ति की विद्युत धारा का प्रवाह होता है तो उस विद्युत परिपथ में लगे उपकरण जलकर खराब हो जाते हैं। कभी कभी परिपथ में लगे तारों में आग लग जाने की संभावना भी रहती है। ऐसी स्थिति में उपकरण को खराब होने से बचाने के लिए हम सामान्य तौर पर फ्यूज़ का प्रयोग करते हैं। ठीक है, फ्यूज़ क्या है कि उपकरणों को खराब होने से बचाने के लिए प्रत्येक विद्युत परिपथ में एक छोटे एवं कम गलनांक वाले मिश्र धातु के तार के टुकड़े का प्रयोग किया जाता है। यह तार का टुकड़ा एक विद्युत रोधी आधार के कट आउट में लगाया जाता है। इस छोटे तार को ही क्या कहा जाता है, फ्यूज़ कहा जाता है। और आजकल जिसको एमसी वगैरह लगा देते हैं घरों के बाहर, ये वही चीज़ है ना, फ्यूज़। जब परिपथ में वोल्टता के अधिक होने के फलस्वरूप प्रबल शक्ति की विद्युत धारा बहती है तो फ्यूज स्वयं गर्म होकर पिघल जाता है, जिससे विद्युत धारा का प्रवाह रुक जाता है। जैसे मान लो 220 वोल्टेज का सप्लाई है हमारे यहाँ और उससे ऊपर जैसी ज़्यादा होगी तो वो तार क्या होगा, अपने आप पिघल जाए। परिपथ में 5 एम्पियर का फ्यूज लगाया जाता है। हीटर, फ्रिज, कूलर आदि अधिक धारा के परिपथ में 10 से 15 एम्पियर वाला मोटा फ्यूज तार लगाया जाता है। फ्यूज तार टिन तथा सीसा के मिश्र धातु का बना होता है। विद्युत धारा के खतरों से बचाव के लिए निम्नलिखित बातें बहुत आवश्यक हैं। घरों में अच्छे विद्युत रोधी लेप वाले संयोजक तार लगाए जाएं। विद्युत उपकरण मानक स्तर ISI के ही प्रयोग किए जाएं। घरों में वायरिंग कराते समय उदासीन तार का संबंध पृथ्वी से अवश्य किया जाए। विद्युत कार्य करते समय रबड़ के दस्ताने पहने जाएं। विद्युत परिपथों में सुरक्षा के दृष्टिकोण से सुरक्षा फ्यूज़ का प्रयोग अवश्य किया जाना चाहिए। किसी प्रकार के खतरे की आशंका होने पर सर्वप्रथम मेंस का स्विच ऑफ कर देना चाहिए। गीले कपड़े
अथवा गीले हाथों की सहायता से स्विच को स्पर्श नहीं करना चाहिए। ठीक है, ये सभी बातें हमें विशेष तौर पर ध्यान रखनी है। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, बी सेफ, स्टे एट होम।